नमस्कार, आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन शेख। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मालदा पहुंचे पीएम मोदी ने अपनी जनसभा से बंगाल चुनाव का नैरेटिव सेट कर दिया। साथ ही बता दिया है कि इस बार घुसपैठ, घोटाले और फेक हिंदुत्व पर बीजेपी बड़ा वार करने वाली है। यही वो मुद्दे हैं जिस पर ममता चौतरफा घिरी है। ग्राउंड से कोर्ट तक ममता के खिलाफ हल्ला बोल शुरू हो चुका है, जिससे बंगाल में टीएमसी की दिक्कतें काफी बढ़ गई हैं। दिक्कतों में तो कांग्रेस भी नजर आ रही है। चुनावी राज्यों में कांग्रेस के रणनीतिकार दबाव की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे पार्टी के अंदर और बाहर दोनों जगह कांग्रेस परेशानियों में घिर गई है। केरल से तमिलनाडु तक और बंगाल से असम तक कांग्रेस दिशाहीन नजर आ रही है। वहीं सहयोगी दल भी कांग्रेस को बोझ मान रहे हैं, जिससे कांग्रेस संगठन और कार्यकर्ताओं में काफी निराशा है। इन मुद्दों पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, क्या बंगाल में बीजेपी फ्रंट फुट पर आकर अब ममता की ही पिच पर खेल रही है? देखिए, बीजेपी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी कि वो ममता बनर्जी के सामने डटकर खड़ी भी रहे और लड़ती हुई नजर आए, क्योंकि वहां जनता तैयार है कि सरकार को बदलना है। अब कांग्रेस पार्टी तो है नहीं बीजेपी जी, उनको तो हल्का सा मौका मिलना चाहिए। वो तो अप फ्रंट जो है वो अटैक करेगी। अभी प्रधानमंत्री मोदी कहाँ गए? मालदा। मालदा वो जगह है जो मुसलमानों का, वहाँ पे मुस्लिम बहुल इलाका है। वो 60% के आसपास वहाँ पे मुसलमान हैं। आंकड़े वैसे 50-51 बताते हैं, 60% से ज़्यादा मुसलमान है। मैं मालदा गया हूँ, वहाँ आपको लगेगा ही नहीं कि आप कोई हिंदुस्तान में हैं। प्लेन एंड सिंपल। सुनने में बुरा लगता है और हिंदुओं को भी ये चीज़ समझ में आना चाहिए। मैं सुन रहा था, बहुत सारे पत्रकारों को अपनी कहानी बता रहे थे कि मुर्शिदाबाद जब गए थे तो किस तरह से माहौल वहाँ बना हुआ था। एक महिला पत्रकार को जो है वहाँ पीटा है भीड़ ने, मुर्शिदाबाद के पास। वीडियो को घर को आग लगाया जा रहा है, वीडियो के ऑफिस को आग लगाया जा रहा है। एसआईआर का अलग बवाल है। और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की एंट्री होती है। प्रधानमंत्री मोदी के सामने बिल्कुल टास्क क्लियर है। हालांकि आज वो ईडी रेड के मसले को, चूंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनाया जा रहा है, इसलिए उसको उन्होंने टच नहीं किया, लेकिन उसके अलावा सारी बातें उन्होंने बता दी। और मालदा से बेहतर कौन सी जगह है कि जो इस घुसपैठियों से, ये मुस्लिम अपीजमेंट से और वहां के जो ओरिजिनल मुस्लिम पॉपुलेशन है वो तो त्रस्त है जी, वो तो त्रस्त है। उनको मालूम है कि भाई इन्हीं लोग के चक्कर में हम लोग भी पिसते हैं। तो प्रधानमंत्री ने क्या कहा? प्रधानमंत्री ने जितना, चाहे वो टोलाबाजी है, चाहे वो भ्रष्टाचार है, चाहे वो निर्मम सरकार है, वो सारी बातें अपनी जगह पे, लेकिन एक नया फ्रंट आज प्रधानमंत्री मोदी ने खोला। उन्होंने कहा कि हमें सुनने में आया है कि इस इलाके में लोगों की भाषा बदल गई है। बांग्ला नहीं बोल रहे। ये जय बांग्ला करते रहती है ना, कि मुस्लिम इलाकों में, और यकीन मानिए मेरी आज इस बात को आप नोट कर लीजिए, 2027 में जब सेंसस होगा, आप ये देखेंगे कि यही मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर, मालदा, नादिया, यहाँ बांग्ला से ज़्यादा उर्दू लिखने वाले, उर्दू को अपनी मातृभाषा बताने वाले लोग जो है वहाँ पे नजर आएंगे। ये अलग कहानी, अलग खिचड़ी पक रही है वहाँ पे। उर्दुस्तान, पश्चिम बंगाल के अंदर एक उर्दुस्तान क्रिएट हो रहा है। ये प्रधानमंत्री मोदी ने कल उसके ऊपर बस हिंट किया है। ये काम अब पत्रकारों का है, जरा सा उसके अंदर जो है जरा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करना चाहिए लोगों को। क्यों? क्योंकि लोग वहां पे बांग्ला से अपने आप को अलग बता रहे हैं, उर्दू को इस्लाम से जोड़ करके, मुसलमान से जोड़ करके देख रहे हैं। तो ये जो बांग्ला प्लैंक जो है, बांग्ला प्राइड का जो प्लैंक है, प्रधानमंत्री मोदी ने कल एक नया मोर्चा उसके खिलाफ खोला है।
बिल्कुल, यानी बंगाल में ममता की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। लेकिन राजीव सर, क्या पीएम मोदी ने चुनावी शंखनाद कर दिया है और भ्रष्टाचार, घुसपैठ, एक इनको भी बता दिया है कि यही मुद्दे होने वाले, नैरेटिव सेट हो चुका है बंगाल चुनाव का? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने उसी समय पश्चिम बंगाल के चुनाव के लिए शंखनाद कर दिया था जब बिहार चुनाव का परिणाम आया था। उसी दिन उन्होंने कह दिया था कि बिहार से गंगा बंगाल में पहुंचती है। इसीलिए ये शंखनाद नहीं है, ये बीच का पड़ाव है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी भी वैसे ही पश्चिम बंगाल की मैपिंग कर रही है जैसे चुनाव आयोग 2002 के वोटर लिस्ट से मैपिंग कर रहा है कि अभी कौन कौन से सही नाम है, कौन कौन से फर्जी नाम है। इस बीच पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग क्षेत्रों में सर्वे भी किया और काम भी किया है। नैरेटिव तो बदल चुका है। इसलिए ममता बनर्जी एक फ्रंट पर नहीं, 4-5 फ्रंट पर एक साथ चुनौतियों का सामना कर रही है। वो केंद्रीय एजेंसी से सीधे टकराव कर रही है और ये सोच रही है कि केंद्रीय एजेंसी से लड़ेंगे तो यहां पर पश्चिम बंगाल में उसी तरीके से बंगला अस्मिता की बात उठेगी जैसे उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में सोच रहा है कि नहीं नहीं, मराठी कार्ड कहेंगे कि दिल्ली से कंट्रोल यहां चल रहा है तो दिल्ली के कंट्रोल के खिलाफ बगावत करो। ये बगावत हो गया बीएमसी के चुनाव में। उनका तो यही मानना था कि यहां मेयर कोई भी होगा, मराठी होगा, हिंदू होगा, लेकिन वो दिल्ली से कंट्रोल में रहेगा। तो लोगों ने माना चलो दिल्ली का कंट्रोल बेहतर है इन मुसलमानों के कंट्रोल से। उसी तरीके से पश्चिम बंगाल में चल रहा है। ये केंद्रीय एजेंसी को ऐसे टारगेट कर रही हैं इसी कारण से, ताकि बंगालियों को लगे कि नहीं नहीं, यहां पर ममता बनर्जी हमारे साथ है और वहां ये नन बंगला भाषी लोग यहां पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें टारगेट करते हैं प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह को। वो उस फ्रंट पर भी धीरे धीरे हारती जा रही है। ये पश्चिम बंगाल से आवाज उठ रही है। संगठन के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने जितने ये जोन बनाए हैं पश्चिम बंगाल के अंदर, और अमित शाह खुद कमान संभाले हुए हैं कि किस जोन में कितने लोग चाहिए, कितने पदाधिकारी चाहिए, कहां कहां हम छोटे से मीटिंग करें, क्लोज रूम मीटिंग करें, मोहल्ले में मोहल्ले के लोगों को साथ में जोड़ें और कहां बड़ी रैलियां करनी है। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि मालदा को बहुत विशेष तौर पर चुना था प्रधानमंत्री मोदी के लिए, और ये आगे धीरे धीरे दिखाई पड़ेगा कि किन किन क्षेत्रों में कैसे स्थितियां बन रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से भी एक मोर्चा पर लड़ रही है। नैरेटिव जो सेट हुआ है, नैरेटिव की लड़ाई पहले ही हार चुकी है, सरेंडर मोड में है ममता बनर्जी, इसलिए यू टर्न लेती है, मंदिर में जाकर घंटा भी बजाती है, दुर्गा पाठ करती है और आगे कुछ और नौटंकी ऐसे करेगी कि हिंदुओं के साथ हम खड़े रहे। दूसरा, ये तीसरे मोर्चे से लड़ रही है जो कि हुमायूं कबीर हो या ओवैसी हो। जिस तरह से ओवैसी हर जगह पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, लगता है कि पश्चिम बंगाल में उनकी महत्वाकांक्षा तो और ज्यादा रहेगी। बिहार में तो किशनगंज में उन्हें पता था कि 60-70% मुस्लिम आबादी है, इस जगह पर चुनाव प्रभावित करेंगे और उन्होंने प्रभावित किया, सीटें लेकर आए और कटिहार से लेकर आगे अररिया तक उन्होंने चुनाव को प्रभावित किया। बीएमसी के चुनाव में मालेगांव से सीट लेकर आए और दूसरे जगह पर चुनाव को प्रभावित किया। और ऐसे ही अब पश्चिम बंगाल में ओवैसी हो या फिर सिद्दीकी की पार्टी हो या हुमायूं कबीर की पार्टी हो, इन लोगों को लगने लगा है कि वो जो साउथ बंगाल के इलाके हैं जहां पर मुसलमान 50% से भी ज्यादा है, उन क्षेत्रों में तो हमारी पार्टी ही जीतेगी। स्थितियां पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए केवल एक भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की नहीं है, बल्कि एक साथ वो कई मोर्चों पर संघर्ष कर रही है। इसलिए पार्टी के अंदर भी चर्चा है कि अगर कुछ दिन ऐसे ही संघर्ष में वो पिछड़ते रही तो चुनाव की घोषणा से पहले टीएमसी के 1/3 नेता इनकी पार्टी को छोड़कर भाग जाएंगे। चुनावी रणनीति में तो ममता पिछड़ रही हैं, पिछड़ तो कांग्रेस भी रही है। कांग्रेस में जिस तरह से दिक्कतों का सिलसिला दिख रहा है और चुनावी राज्यों में खासतौर से जो रणनीति अपना रही है कांग्रेस, वो उस पर भारी क्यों है? देखिए, एक खबर पता नहीं मीडिया ने इसे कल चलाया क्यों नहीं, बताया क्यों नहीं, असम में भी चुनाव होने वाले हैं जी, और भारतीय जनता पार्टी के स्ट्रेटजी की क्लैरिटी देखिए। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि 22 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। सीधा, बंगाल से ज्यादा मुसलमान असम के अंदर है। टेक्निकली
27% बताया जाता है पश्चिम बंगाल में और 35% बताया जाता है असम में। ये 2011 के सेंसस से, तो टेक्निकली वहाँ ज़्यादा है। तो पूछा लोगों ने कि भाई क्यों आप 22 सीटों के ऊपर आप ये करें। बोले कि हमारा कोई सहयोगी लड़ना चाहता है तो लड़ ले, वो असम गण परिषद वाले लड़ना चाहते हैं, जीपी वाले, तो लड़ ले, हम नहीं लड़ेंगे। वो डिक्लेयर कर दिया। बोले क्यों? बोले वहाँ 50% से इतना ज़्यादा मुसलमान है, 60% 70%, वहाँ हमको कुछ होना नहीं, क्यों हम टाइम बर्बाद करेगा उधर, ये मुसलमान हमको वोट ही नहीं करेगा। लुक एट द क्लैरिटी कि भाई वहां जीतना है नहीं, वोट मिलेगा नहीं, ये मुसलमान आपस में चलो हमको लड़ना ही नहीं। कोई दूसरी पार्टी ये काम कर सकती है? इसको कहते हैं कि विजन की क्लैरिटी। और कल शाम में वहां तमिलनाडु के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं राहुल गांधी, है ना। एक तो मैं ये बात कहूंगा कि वो जो है ना, कांग्रेस पार्टी 15 दिन सोती है, 15 दिन जागृत रहती है, 15 दिन सोती है। ये कुंभकर्ण वाला सिस्टम है। 15 दिन भी आप ज्यादा कह रहे हैं। वो इसलिए कि राहुल गांधी अगर नहीं होते तो न मीटिंग होती है, न कोई फैसला होता है। 15 दिन वो महीने में गायब रहते हैं, फिर 15 दिन जब आते हैं तो सारे लोग उनके पीछे पीछे जाते हैं। कांग्रेस के लोग अब सामने आकर के कह रहे हैं कि ये जो फिल्म स्टार के चक्कर में फंसे हो, ये बर्बाद हो जाओगे तुम। ये डीएमके से पंगा लेना जो है वो बहुत महंगा पड़ेगा। ये तो तमिलनाडु में कुछ तो गहमा गहमी है, गलत ही सही, लेकिन दिख रहा है कि कुछ कांग्रेस पार्टी का कोई नेता आ रहा है, कुछ बोल रहा है, कुछ कर रहा है। आपने इंचार्ज बना दिया सिलेक्शन कमेटी का प्रियंका वाड्रा को, लेकिन कोई खबर ही नेशनल लेवल पे नहीं आ रही असम के अंदर। तो ये 2 राज्य हो गए। तीसरा राज्य है पश्चिम बंगाल। अब तो मुझे तो वो भी नहीं पता है कि भाई वहां पे इंचार्ज कौन है, अध्यक्ष कौन है। अध्यक्ष मुंह से बोलता भी है कि नहीं बोलता है, या खुद बोलता है खुद सुनता है, कोई सोशल मीडिया में कुछ प्रेजेंस है या नहीं है। यू आर डेड, यू आर डेड इन बंगाल। और इस सब का असर जो है, जो होता है ना कि वो कांग्रेस की स्थिति हो गई है कि सेब के पेड़ के नीचे बैठ करके मुंह खोल करके बैठे हुए हैं कि सेब गिरेगा और मुंह में आएगा तो हम खाएंगे। ये स्थिति केरल की है। उनको लग रहा है कि इतना एंटी इनकम्बेंसी है कि हम आराम से जीत जाएंगे, वहां कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हालत है, ये सुधरने वाली पार्टी नहीं है। आप इस तरीके से देखिए, कम से कम बात मान लो अपने सहयोगी अखिलेश यादव की, कि आप बीजेपी से लड़ ही नहीं पाओगे अगर आप बीजेपी की तरह लड़ोगे नहीं, बीजेपी की इतना मेहनत नहीं करोगे, प्रोफेशनली जो है आपको लड़ना पड़ेगा। तो ये कांग्रेस की हालत है। कांग्रेस बहुत बुरे चक्कर में फंस रही है और ऊपर से जो है राहुल गांधी जो है बीच में वो जॉर्ज सोरोस का प्रॉब्लम उठा करके ले आते हैं, बेमुला एक्ट लेकर के आएंगे। तो अभी बहुत भद्द पिटनी है कांग्रेस पार्टी की, यानी कांग्रेस की स्थिति अभी और कमजोर होगी। लेकिन राजीव सर, जिस तरह से गठबंधन की राजनीति में ये बार्गेनिंग कर रही है कांग्रेस, क्या ये दांव भी उस पर उल्टा पड़ेगा? देखिए, बार्गेनिंग तो करनी चाहिए, गठबंधन की राजनीति है, लेकिन बार्गेनिंग करने से पहले अपना स्ट्राइक रेट देखना चाहिए, अपनी उपस्थिति, अपने संगठन को देखना चाहिए। एक कांग्रेस नहीं कर पाती है। कांग्रेस में पहले गांधी परिवार अपने आप में निपट ले, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि प्रभारी बनाई गई है प्रियंका वाड्रा, कहाँ की? असम की। और यहां हेमंत बिस्वा शर्मा पहले से कहकर बैठे हैं कि 22 सीटें हैं, ये सब आपस में बांट लो, विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां। इन सीटों पर हम छोड़ दिए हैं, कांग्रेस को जितनी सीटें मिले, ये अजमल की पार्टी को जितनी सीटें मिले, ये सारे मिलजुल कर उन 22 सीटों में बांट लो। 22 सीटों के अलावा जितनी सीटें हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी एक सीट भी तुम्हें देने वाली नहीं है। ये चैलेंज है। अभी डावोस गए हैं, लौट कर आएंगे तो उन्होंने कह दिया है कि अब गौरव गोगोई के खिलाफ जितने भी सबूत हैं, ये एलिजाबेथ प्रकरण का, पाकिस्तान से लिंक का, वो सब हमारे पास आ गया है। डावोस से लौटेंगे और इस महीने के अंत तक हम वो सारे सबूतों के साथ सामने आएंगे कि ये गौरव गोगोई भारत में बैठकर पाकिस्तान का एजेंट है। और ये स्थिति आएगी
तो बचे हुए ये 22 सीटें की जो बात कर रहे हैं, अगर आपस में इन लोगों ने झगड़ा कर लिया तो कांग्रेस उसमें से 10-12 सीट जीत पाए, बहुत बड़ी बात है। वो स्थिति असम में है तो वहां पर प्रभारी किसे बनाए? प्रियंका वाड्रा को। जहां सबसे बेहतर स्थिति कांग्रेस के लिए संभावना है कि केरल के अंदर, जहां पर ये इंतजार कर रहे हैं, ये जिस तरह से हरियाणा में इंतजार कर रहे थे कि नहीं यहां एंटी इनकम्बेंसी इतनी है कि हम हरियाणा चुनाव जीत जाएंगे, स्थिति ऐसे होगी फिर से भारतीय जनता पार्टी जीत गई। केरल में इंतजार कर रहे हैं लेकिन फिर भी वहां संगठन इसका ठीक ठाक है। वहां से प्रियंका वाड्रा सांसद है। अगर प्रभारी ही बनाना था तो प्रियंका वाड्रा को उस जगह की प्रभारी बनाना चाहिए था जहां से चुनाव जीतने की संभावना है, या फिर कांग्रेस सम्मानजनक तरीके से अपनी हार भी समझ ले। लेकिन यह क्या हुआ? हिमाचल प्रदेश में प्रियंका वाड्रा 2-4 दिन गई, जीत गया हिमाचल प्रदेश कांग्रेस, और उसके बाद लोगों ने कहना शुरू कर दिया हिमाचल प्रदेश प्रियंका वाड्रा गई, जीत गई, और ये राहुल गांधी बिहार जाता है, हरियाणा जाता है, हार जाती है कांग्रेस। अब इससे बदला लेने की भावना तेज हो गई है। राहुल गांधी ने कह दिया जाओ असम में, जहां कांग्रेस की बिहार से भी ज्यादा दुर्गति होनी है, उस जगह का प्रभारी बनो और उसका हार का ठीकरा प्रियंका वाड्रा के सर पर डालो। ये तो दोनों की टीम में चल रही है, आपस में पहले सुलझ लो, उसके बाद गठबंधन सहयोगी या अपने पार्टी के दूसरे नेताओं से, जैसा शकील अहमद खान ने लिखा, ये सीधे तौर पर बोले कि भाई मेरे रिजिग्नेशन के असली वजह राहुल गांधी है, उसकी टीम है। भले ही ये सवाल उठ जाए कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, आप उनसे बात कीजिए, लेकिन उनसे बात करने का कोई मतलब नहीं बनता। ये राहुल गांधी कांग्रेस चलाते हैं और जिस तरीके से चला रहे हैं, हम जैसे नेताओं के लिए कोई जगह नहीं है। ऐसी ही स्थिति कई राज्यों में कांग्रेस के नेताओं की है कि राहुल गांधी जिस तरीके से कांग्रेस चला रहा है, यह संभव नहीं है कि उनसे कोई बातचीत की जाए। वो रिजिड होते हैं, अपने लोगों की सुनते हैं जो 4-5 बैठे हुए हैं और उसी के आधार पर रणनीति बनाते हैं। तो वो 4-5 लोग जो बैठे हैं, अब कांग्रेस वही 4-5 सीटों वाली रह जाएगी, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी और विधानसभा में भी। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चुनावी राज्यों में विपक्ष अपनी रणनीति को उधार देने की बजाय खुद के लिए दिक्कतें खड़ी कर रहा है, जिसमें कांग्रेस सबसे आगे है। वहीं बंगाल में ममता के बयान और उनकी कार्यप्रणाली ही उनकी कमजोरी को दिखा रही है, यानी बंगाल में ममता का बोरिया बिस्तर बन चुका है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।